सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं अच्छे होंगे। एंड आज हम क्लास 12 फिजिक्स के फिजिक्स का एक न्यू चैप्टर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 4, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। बहुत सारे बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे, सर क्लास 12 फिजिक्स भी स्टार्ट करिए। तो आपके लिए लेके आ रहे हैं क्लास 12 का अब सीरीज, जिसमें आपको पर डे या 1 या 2 डेज बाद आपको एक लेक्चर जो है क्लास 12 फिजिक्स का भी आपको मिलता रहेगा। और इसमें डिटेल से हम स्टडी करेंगे, डिटेल से सारी चीजें हम पढ़ेंगे। एमसीक्यू पैटर्न पे आपका एग्जाम है इस बार सीबीएसई का, तो चैप्टर वाइज टॉपिक वाइज एमसीक्यूज भी हम डिस्कस करेंगे। एंड जब मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगा तो उस टॉपिक से कौन कौन से एमसीक्यूज बन सकते हैं वो भी हम टॉपिक वाइज डिस्कस करने वाले हैं। तो डिटेल एक्सप्लेनेशन होगा। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि प्लीज वीडियो को एंड तक जरूर देखना, वीडियो को स्किप करके मत जाइए या वीडियो को छोड़ के मत जाइए, एंड तक देखिए तभी आपको कुछ समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो एशियन टाइम में अगर हम बात करें, एशियन टाइम में बहुत पुराने समय की अगर हम बात करें तो हमारा जो नॉलेज था ना, हमारा जो नॉलेज था वो ये नॉलेज ये कहता था कि अगर मान लो कहीं पे भी अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, बात करेंगे आगे कि मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है। अगर कहीं एक मैग्नेटिक फील्ड है तो इस मैग्नेटिक फील्ड को ओनली कोई मैग्नेट ही जनरेट कर सकता है ना। कौन जनरेट कर सकता? मैग्नेट जनरेट कर सकता। मैग्नेट के पास प्रॉपर्टीज होती है मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने की। ये हमारा नॉलेज था एशियन टाइम में। इसका मतलब कहीं पे भी अगर मैग्नेटिक फिनोमिनाज हो रहे हैं, कहीं पे भी मैग्नेट से रिलेटेड फिनोमिना हो रहे हैं, तो इसका मतलब वो फिनोमिना कौन शो कर रहा है? वो मैग्नेट शो कर रहा है। तो बहुत सालों तक, बहुत टाइम तक हम यही सोचते रहे, बट हुआ क्या? इंस्टेंटली, एक्सीडेंटली एक ऐसा एक्सपेरिमेंट हुआ फिजिक्स के अंदर, और उस एक्सपेरिमेंट ने हमारे जो सालों तक का जो एक नॉलेज था, एक मतलब एक अजम्पशंस था, उनको तोड़ के रख दिया। वो एक्सपेरिमेंट था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने सबसे पहले जो हमारे वर्षों की जो एक नॉलेज जो हम मानते हुए चल रहे थे कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो वो मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेट जनरेट करेगा, इस पूरे हाइपोथेसिस को, इस पूरे नॉलेज को या इस पूरे एक कॉन्सेप्ट को पूरी तरीके से ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट ने कोलैप्स कर दिया। एक्सपेरिमेंट क्या था समझते हैं। एक्सपेरिमेंट क्या था उसको हम समझते हैं यहां पे कि व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट। तो क्या था कि ओरस्टेड ना कुछ एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, कुछ इलेक्ट्रिसिटी रिलेटेड और कुछ अदर चीजों से रिलेटेड वो एक्सपेरिमेंट कर दिया। एक्सीडेंटली हो गया, ये एक्सीडेंटली हो गया। उन्होंने क्या करा, उन्होंने जस्ट यहां पे एक सर्किट इस तरीके से उन्होंने डिजाइन किया था, लाइक दिस। दिस इज अ वायर ए बी, नेम दे सकते हैं हम। और इस ए बी वायर के नियर अबाउट यहां पे उन्होंने मतलब एक्सीडेंटली हुआ क्या कि इस वायर के पास में यहां पे कंपास निडल रखा हुआ था। कंपास निडल आपने देखा होगा। कंपास निडल बेसिकली डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए हम करते हैं। कहीं किसी पर्टिकुलर पोजीशंस पे अगर हमें मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है तो हम कंपास निडल का यूज करते हैं। अगर अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालना है, अर्थ का जो आपका पोल्स है, अर्थ के पोल्स को आइडेंटिफाई करना है कि किस डायरेक्शन में नॉर्थ है, किस डायरेक्शन में साउथ है, तो उसके लिए हम सिंपली कंपास निडल यूज करते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करेंगे तो यहां पे कंपास निडल रखा हुआ था नॉर्थ, ये कंपास निडल का नॉर्थ और ये इसका साउथ। कुछ नहीं था, वो एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, वो अपने में मस्त थे, वो अपने में ही कर रहे थे सब कुछ। तो हुआ कि अचानक से उन्होंने यहां से स्विच को जो है उन्होंने ऑन कर दिया। यहां से जो स्विच था कि है ना, इसको उन्होंने क्या कर दिया? ऑन करा। ठीक है, ऑन हो गया, कोई दिक्कत नहीं थी। जैसे ही इस सर्किट में इस तरीके से करंट पास हुआ, जैसे इस तरीके से सर्किट में क्या हुआ? करंट पास हुआ। भैया भाई साहब जो है वो अंदर से हिल गए। क्यों अंदर से हिल गए? यहां पे जो कंपास निडल रखा हुआ था, ये कंपास निडल इस तरीके से क्या हो गया? अपने पोजीशन से डिफ्लेक्ट हो गया, जो कि पहले वायर के पैरेलल था, और ये वायर के पैरेलल से वो इस तरीके से रखा हुआ था, यहां से क्या हो, इस तरीके से वो डिफ्लेक्ट हो गया। मतलब कंपास निडल ने डिफ्लेक्शन शो किया। समझ नहीं आया उनको कैसा, क्यों? उनको लगा कि आसपास कहीं मैग्नेट वगैरह रखा होगा या कहीं कुछ आ गया होगा, तो उसकी वजह से कंपास निडल में डिफ्लेक्शन हो गया। क्योंकि नॉलेज तो ये कहता है ना कि मैग्नेट की वजह से मैग्नेटिक कंपास डिफ्लेक्ट हो सकता है, उसमें डिफ्लेक्शन शो कर सकता है। बट उन्होंने बहुत ढूंढा अपने आसपास, तो उन्होंने देखा कोई मैग्नेट है ही नहीं।
उन्होंने सोचा ठीक है सर्किट को ऑफ करके कुछ कर लेते हैं, तो उन्होंने क्या करा, सर्किट को यहां से उन्होंने ऑफ कर दिया, सर्किट को उन्होंने ऑफ कर दिया। अरे जस्ट वेट, हम इस तरीके से सर्किट बनाते हैं, है ना। सर्किट को उन्होंने ऑफ कर दिया और जैसे उन्होंने ऑफ कर दिया उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कंपास नीडल फिर से रोटेट होके अपने पोजीशंस में आ गया। कंपास नीडल फिर से रोटेट हुआ और रोटेट होके वो अपने इनिशियल पोजीशंस में आ गया। उनको लगा कुछ तो हो रहा है भाई, तो उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट को दोबारा से रिपीट किया। उन्होंने फिर से की को ऑन किया, जैसे की ऑन किया, जैसे इसमें से करंट पास हुआ, फिर से अगेन वही डिफ्लेक्शन शो कर रहा है। कंपास नीडल अगेन वही डिफ्लेक्शन शो कर रहा था जो पहले डिफ्लेक्शन शो कर रहा था। उन्होंने फिर से सर्किट को ऑफ किया तो कंपास नीडल फिर से वापस आ गया। उनको कुछ समझ नहीं आ रहा, तो उन्होंने कहा चलो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा इस वे में समझते हैं, इस तरीके से करके देखते हैं कि क्या होता है। तो उन्होंने क्या करा, बैटरी की जो पोलरिटी है उसको उन्होंने चेंज कर दिया। बैटरी की जो पोलरिटी है, पोलरिटी को उन्होंने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। ठीक है, अगेन वही कंपास नीडल को उन्होंने वैसे ही रखा, ये नॉर्थ ये साउथ, चेंज नहीं किया उन्होंने कहा इसको ऐसे रहने दो, चेंज नहीं करते हैं। AB वायर, उन्होंने जस्ट बैटरी की पोलरिटी को चेंज किया। जैसे बैटरी की पोलरिटी को चेंज करके उन्होंने सर्किट को ऑन किया, जैसे सर्किट ऑन हुआ कंपास में फिर से डिफ्लेक्शन हुआ, कंपास ने फिर से डिफ्लेक्शन शो किया, बट अब जो डिफ्लेक्शन था वो अपोजिट डायरेक्शन में शो किया। अब जो डिफ्लेक्शन था वो कुछ इस तरीके से उन्होंने डिफ्लेक्शन शो किया। उन्होंने जो कंपास नीडल है, कंपास नीडल ने जो है उसके अपोजिट डिफ्लेक्शन शो किया। सॉरी, ये नॉर्थ ये साउथ, मतलब पहले कंपास नीडल ऐसे रखा हुआ था, पहले इस तरीके से डिफ्लेक्ट हो रहा था, डिफ्लेक्शन आपका इस तरीके से शो कर रहा था, ये पैरेलल रखा वायर के, डिफ्लेक्शन ऐसे शो हो रहा था, इस तरीके से टिल्ड हो रहा था, दिख रहा है आपको, है ना। अब जैसे हमने पोलरिटी को चेंज किया, अब जो डिफ्लेक्शन शो हो रहा है, क्योंकि वायर के पैरेलल रखा है, डिफ्लेक्शन इस तरीके से हुआ। मतलब जैसे ही हमने करंट के डायरेक्शन को चेंज किया, जैसे ही करंट के डायरेक्शन को हमने रिवर्स किया, रिवर्स करते ही जो कंपास नीडल है, कंपास नीडल का डिफ्लेक्शन भी रिवर्स हो गया। ठीक है ना। इफ करंट इज रिवर्स, करंट इज रिवर्स, then the deflection of compass needle also reverse। क्या हो गया, दोबारा से रिवर्स हो गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, कंपास नीडल फिर से डिफ्लेक्ट हो गया, कंपास नीडल में रिवर्स डायरेक्शन हुआ। और इस तरीके से उन्होंने अलग अलग सिस्टम पे उन्होंने वर्क करना स्टार्ट किया। जब उन्होंने ये ऑब्जर्वेशंस देखा कि करंट जब हम फ्लो करें, करंट के फ्लो से हमारा मैग्नेटिक निडल में डिफ्लेक्शंस हो रहा है, तो वो सारी चीजें छोड़ के, क्योंकि एक न्यू फिनोमेना यहां पे उन्होंने एक ऑब्जर्व किया था, फिर हैंस ओरस्टेड ने सारे काम छोड़ के फिर उन्होंने इसी में घुस गए और अलग अलग सिस्टम पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, अलग अलग तरीके से उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया और एक्सपेरिमेंट करते गए। हमेशा हर जगह एक ही चीज उन्होंने ऑब्जर्व किया, डिफ्लेक्शन, कंपास नीडल में डिफ्लेक्शन। तो बाद में उन्होंने ये कंक्लूड किया इस एक्सपेरिमेंट से, ये जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट जिसको हम बोल रहे हैं, तो इस एक्सपेरिमेंट के थ्रू और नंबर्स ऑफ एक्सपेरिमेंट के थ्रू उन्होंने बाद में ये कंक्लूजन्स निकाला कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। उन्होंने क्या कंक्लूड करा कि इलेक्ट्रिक करंट produce the magnetic field around it। तो उन्होंने लास्ट में ये कंक्लूजन्स दिया हमें कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट के अंदर भी या इलेक्ट्रिक करंट के पास भी कैपेबिलिटी होती है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे। किसको जनरेट करे, मैग्नेटिक फील्ड। तो अब जब वर्षों से हमारा जो एक हाइपोथेसिस, हमारा जो एक कॉन्सेप्ट, हमारा जो एक थ्योरी चलते हुए आ रहा था कि
मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सकता है। तो ये पूरा का पूरा जो थ्योरी था ये पूरी तरीके से कोलैप्स कर गया। अब इसमें एक न्यू क्लॉज ऐड हो गया, न्यू लॉज इसके अंदर ऐड हो गया कि जो इलेक्ट्रिक करंट है, इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है। इलेक्ट्रिक करंट के पास भी कैपेबिलिटी है, उसके पास भी एबिलिटी है कि वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट कर सके। ठीक है, तो इसी से नेम पड़ता है मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट्स। ठीक है, तो ये तो इंट्रोडक्शन था पार्ट का। अब आ जाओ इससे आगे थोड़ा सा और डिस्कस करते हैं इसमें, इसको नोट कर लेना, बना लेना इसको। देखो अब इसमें थोड़ा सा और अगर डिस्कस करें कि इलेक्ट्रिक करंट जो है, इलेक्ट्रिक करंट विल प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड। ओके ठीक है, करंट मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर सकता है, आई कैन प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड बी, बट एज यू नो इलेक्ट्रिक करंट इज व्हाट, इलेक्ट्रिक करंट बेसिकली इट इज अ मूविंग चार्ज। इट इज व्हाट, दैट इज अ मूविंग चार्ज। अगर चार्ज मूव कर रहा है तभी तो वो क्या कर रहा है, इट इज अ मूविंग चार्ज। मतलब अगर आपका चार्ज मूव कर रहा है, चार्ज एक यूनिफॉर्म मोशन में चल रहा है, तो उस केस में वो चार्ज इलेक्ट्रिक करंट जनरेट करता है। और इस इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है। तो इसको और माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अगर हम चले जाए तो हम यहां पे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड विल जनरेट बाय मूविंग चार्ज। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर? तो यहां पे जो मूविंग चार्ज है वो मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, और मूविंग चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक करंट जनरेट होता है। तो हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट भी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। बट माइक्रोस्कोपिक लेवल पे जब हम जाएंगे तो उस केस में अब मूविंग चार्ज यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या करेगा, जनरेट करेगा। अब आप कहोगे सर मूविंग चार्ज ठीक है, मूविंग चार्ज की बात, अब मूविंग चार्ज का जो मोशन है वो एक्सेलरेट होगा या यूनिफॉर्म होगा, एक्सेलरेट होगा तो या यूनिफॉर्म होगा। तो एज यू नो कंडक्टर के अंदर जो चार्ज मूव करते हैं वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है। जब वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी से मूव करता है तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी कांस्टेंट वेलोसिटी है। तो इसके मतलब इलेक्ट्रॉन का जो मोशन है कंडक्टर के अंदर वो कैसा होता है, वो यूनिफॉर्म मोशन होता है। तो यहां पे यूनिफॉर्म मूविंग चार्ज या चार्ज का मोशन कैसा होगा, यहां पे यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। इज इट क्लियर? क्या हो जाएगा, यूनिफॉर्म मोशन। मतलब यूनिफॉर्म मोशन में अगर चार्ज पार्टिकल है वो यूनिफॉर्मली कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है तो वो मूविंग चार्ज क्या जनरेट करेगा, एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। तो इस चैप्टर के अंदर हमें डिस्कस करना है, दो पार्ट में इसको स्टडी करेंगे। एक पार्ट में हम स्टडी करेंगे सिस्टम, जो हमारे पास करंट कैरिंग सिस्टम्स है, चाहे वो आपका स्टेट कंडक्टर है, सोलेनॉइड है, टोरॉइड है या कोई भी अदर कंडक्टर है। तो उस कंडक्टर के कारण कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रहा है, किसी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड की इंटेंसिटी कितनी होगी, वो हम डिस्कस करेंगे। एंड नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के बारे में। तो दो पार्ट में स्टडी करना आपका, एक मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी है, एक मैग्नेटिक फोर्स की स्टडी है। ठीक है, तो सबसे पहले पार्ट में मैग्नेटिक फील्ड की स्टडी करेंगे। तो ये नोट कर लेना, हेंस ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट से कंक्लूड ये हुआ कि मूविंग चार्ज मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। आगे हम देखेंगे, आगे जब हम मैग्नेटिज्म डिस्कस करेंगे, जब मैग्नेट्स के बारे में पढ़ेंगे तो उसमें भी देखेंगे तो मैग्नेट के अंदर भी आपका मूविंग चार्ज ही होता है, रिवॉल्विंग इलेक्ट्रॉन्स ही होते हैं जो मैग्नेट को मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करने में हेल्प करता है। ठीक है, आगे डिस्कस करेंगे उसको, दैट इज अनदर थिंग। नाउ नेक्स्ट इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। नाउ व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड? तो अगर हम कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं बेटा, सिंपल सी बात है यहां पे। देखो सबसे पहले इसको समझते हैं फिर डिफाइन करते हैं इसको। लेट्स सी हमारा एक मैग्नेट है नॉर्थ साउथ, है ना, यहां पे इतने डिस्टेंस पे, यहां पे इस पोजीशन पे हमने एक मैग्नेट को प्लेस करा। क्या इन दोनों मैग्नेट के बीच में फोर्स एक्सर्ट करेगा? इस मैग्नेट फर्स्ट, ये मैग्नेट सेकेंड, फर्स्ट एंड सेकंड मैग्नेट के बीच में क्या फोर्स एक्सपीरियंस करेगा? ये दोनों एक दूसरे पे क्या फोर्स एक्सर्ट करेंगे? नहीं करेंगे, क्योंकि लॉन्गर डिस्टेंस पे है। इसके साइज के कंपैरिजन में डिस्टेंस अगर ज्यादा है तो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे, कहां पे है, मान लो ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है। अगर ये इनफाइनाइट डिस्टेंस पे है देन ये जो फर्स्ट मैग्नेट है सेकंड मैग्नेट पे कोई फोर्स एक्सर्ट नहीं करेगा। बट जैसे इस मैग्नेट को इस मैग्नेट के नियर अबाउट लाते हैं, पास में लाते हैं, नजदीक में लाते हैं, तो हमने ये एक्सपीरियंस किया है कि एक ऐसा रीजन यहां से स्टार्ट हो जाता है। लेट्स सी एक रीजन है, तो यहां से एक रीजन स्टार्ट हो जाता है जहां से
ये जो सेकंड मैग्नेट है वो एक फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट कर देता है, और जैसे जैसे हम इस मैग्नेट को इसके पास में लाते जाते हैं वैसे वैसे आपका फोर्स का जो मैग्नीट्यूड है वो स्ट्रांग होता जाता है, फोर्स जो है यहां पे स्ट्रॉन्गर होता जा रहा है, ठीक है। फोर्स करता जाएगा स्ट्रॉन्गर, वो स्ट्रांग होता जाएगा, फोर्स का मैग्नीट्यूड या उसकी इंटेंसिटी, उसका जो वैल्यू है वो क्या होता जाएगा, इंक्रीज होता जाएगा। तो इसका मतलब इस मैग्नेट ने, ये जो हमारा फर्स्ट मैग्नेट है, इस फर्स्ट मैग्नेट ने अपने सराउंडिंग में एक स्पेस क्रिएट किया है, एक रीजन क्रिएट किया है इसने जहां पे इस मैग्नेट को जहां पे हमने प्लेस किया है उसने अपने आसपास में एक डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखा है। क्या क्रिएट कर रखा है कि डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रखा है। अब उस डिस्टर्बेंस के अंदर अगर हम किसी एक दूसरे मैग्नेट को प्लेस कर रहे हैं या एक करंट कैरिंग कंडक्टर को प्लेस कर रहे हैं तो वो करंट कैरिंग कंडक्टर या अनदर मैग्नेट विल एक्सपीरियंस अ फोर्स। तो उस रीजन को, जिस रीजन तक उसने एक डिस्टर्बेंस क्रिएट किया है, उस डिस्टर्बेंस या उस रीजन को हम क्या बोल रहे हैं, उस रीजन को हम बोल रहे हैं दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। डिस्टर्बेंस का मतलब क्या है, उसने डिस्टर्ब कर रखा है, मतलब स्पेस को डिस्टर्ब किया है तभी उसने फील्ड जनरेट। डिस्टर्बेंस का मतलब यहां पे मेरा किससे है, फील्ड से, सिंपल सी बात है ना। इज इट क्लियर? तो ये जो मैग्नेट है, फर्स्ट मैग्नेट है, इस फर्स्ट मैग्नेट के सराउंडिंग में वो स्पेस जहां पे किसी एक अनदर मैग्नेट को लाने पर वो अनदर मैग्नेट एक फोर्स एक्सपीरियंस कर सकता है। वो फोर्स मे बी इट इज अट्रैक्शन या अट्रैक्टिव फोर्स, इट मे बी रिपल्सिव फोर्स, दोनों हो सकता है, वो उसकी पोलरिटी पे डिपेंड करेगा, हम उस पे नहीं जा रहे। हम ये कह रहे हैं बस कि इस रीजन के अंदर जैसे ये एंटर करेगा वैसे ही ये फोर्स एक्सपीरियंस करना स्टार्ट करेगा, तो उस रीजन को हम बोलेंगे मैग्नेटिक फील्ड। तो क्या लिखा था, स्पेस अराउंड अ मैग्नेट इन विच अनदर magnet can experience a magnetic force is called a magnetic field, is called what, that is the magnetic field, इसको magnetic field बोलेंगे। एंड मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज करने के लिए जैसे एक चीज और बता दो, यहाँ पे जो फील्ड का कॉन्सेप्ट बेटा आपका दिया है, फिजिक्स में जो फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया है वो इंट्रोड्यूस किया है माइकल फैराडे ने। किसने? माइकल फैराडे, जो कि एक अनपढ़ साइंटिस्ट थे, वो करीब क्लास 5 तक पढ़े हुए हैं, और क्लास 5 तक आप समझते हो अनपढ़ ही माने जाते हैं जो क्लास 5 तक पढ़े हुए होते हैं। तो एक अनपढ़ साइंटिस्ट थे माइकल फैराडे, तो उनके बारे में कभी आप पढ़ना, उनकी जो बायोग्राफी है वो पढ़ना, बाकी उनके बारे में जानने की कोशिश करना, बहुत ही इंटरेस्टिंग उनके लाइफ रहा है, कुछ उनसे आप सीख सकते हो, ठीक है। तो फील्ड का जो कॉन्सेप्ट, फिजिक्स में जो फील्ड का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया था, किसने किया? माइकल फैराडे ने इंट्रोड्यूस किया। माइकल फैराडे की देन है फील्ड का कॉन्सेप्ट, चाहे वो आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ते हैं, चाहे वो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़े या ग्रेविटेशनल फील्ड पढ़े। जैसे हम ग्रेविटेशनल फील्ड की बात करते हैं ना, जैसे अर्थ है, अर्थ ने अपने सराउंडिंग में क्या एक स्पेस क्रिएट कर रखा है, एक एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रखा है। अगर उसके उस फील्ड के अंदर अगर आप हैं तो अर्थ आपको खींचेगा, या उस फील्ड के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो अर्थ उसको क्या करेगा? पुल करेगा। बट उस फील्ड के, उस रीजन के बियॉन्ड अगर चला जाए, कोई ग्रेविटी के बियॉन्ड अगर चला जाए तो उस पे अर्थ फोर्स एक्सर्ट नहीं करता है। सेम फिनोमेना यहां पे भी होता है, मैग्नेट के साथ भी होता है, सेम फिनोमेना चार्ज के साथ भी होता है। इज इट क्लियर? तो स्पेस अराउंड अ मैग्नेट विच अनदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस, इन विच अनदर मैग्नेट कैन एक्सपीरियंस अ मैग्नेटिक फोर्स इज कॉल्ड अ मैग्नेटिक फील्ड। एंड मैग्नेटिक फील्ड को समझने के लिए, मैग्नेटिक फील्ड के कॉन्सेप्ट को और ज्यादा अच्छे तरीके से समझने के लिए यहां पे हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करेंगे मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। वो आगे डिस्कस करेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इज व्हाट। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस बेसिकली एक हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके थ्रू हम मैग्नेटिक फील्ड को विजुअलाइज कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को ड्रॉ कर सकते हैं, जिसके हेल्प से हम मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, ठीक है। आ जाओ, देखो, अब in order to explain the interactions between two charge in motions, it is useful to introduce the concept of magnetic field and to describe the interactions of two stages. देखो यहां पे कुछ यूजफुल पॉइंट्स क्या है। फर्स्ट पॉइंट है a moving charges or a current set up or created a magnetic field in the space surrounding it। तो फिर जो हमने ओरिजिनल एक्सपेरिमेंट से निकाला वही इसका क्या कहते हैं, इनको हमने स्टेटमेंट दिया है कि मूविंग चार्ज, एक मूविंग चार्ज या करंट, या एक करंट ये सेटअप कर सकता है, ये क्रिएट कर सकता है किसको? एक मैग्नेटिक फील्ड को, किसी भी स्पेस में जो उसके सराउंडिंग में है, उस चार्ज के सराउंडिंग में है या उस करंट कैरिंग कंडक्टर के सराउंडिंग में है। नेक्स्ट है मैग्नेटिक फील्ड एक्सर्ट अ फोर्स ऑन अ मूविंग चार्ज और अ करंट इन अ फील्ड। तो अगर कहीं पे फील्ड है, लेट्स से
अगर यहाँ पे आपका एक फील्ड है, अगर मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, तो उस केस में अगर इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर एक चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है किसी भी सर्टेन एंगल थीटा पे, क्यू चार्ज v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में अगर मूव करेगा, तो इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये जो चार्ज पार्टिकल है ये एक फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। व्हाई? बिकॉज देखो ये चार्ज पार्टिकल अपने सराउंडिंग में एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। जब ये अपने सराउंडिंग में अपना एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, बाहर एक मैग्नेटिक फील्ड है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है, तो इस चार्ज का मैग्नेटिक फील्ड और एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के बीच में जब इंट्रैक्शंस होगा, उन इंट्रैक्शंस की वजह से एक फोर्स यहां पे डेवलप होगा, और वो फोर्स जो है ये चार्ज कंडक्टर एक्सपीरियंस करे। इट में बी अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, उसकी बात नहीं करेंगे कि अट्रैक्शन होगा या रिपल्शन होगा, वो बाद में हम डिस्कस करेंगे, बट फोर्स एक्सपीरियंस करेगा। अच्छा, थर्ड, व्हेन द वायर इज प्लेस्ड बिलो द निडल, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ द निडल इज अगेन रिवर्स्ड। कह रहे कि देखो सिंपल, ये वायर था, इसमें करंट पास हो रहा है, ऊपर हमने कंपास निडल रखा था, कंपास निडल में इस तरीके से डिफ्लेक्शन आया, नॉर्थ साउथ, है ना। अगर इस कंपास निडल को अगर क्या करते हैं हम इस वायर के नीचे प्लेस करें, बिलो द वायर के नीचे रखेंगे, तो यहां पे डिफ्लेक्शन क्या होगा? रिवर्स हो जाएगा, नॉर्थ इस डायरेक्शन में, साउथ इस डायरेक्शन में। इस तरीके से जो कंपास निडल का जो डिफ्लेक्शन है वो हमारा रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। ओके, नाउ व्हेन द करंट इन द वायर इज स्टॉप फ्लोइंग, जब वायर में क्या करेंगे? करंट फ्लो करना बंद कर देंगे, द मैग्नेटिक निडल कम्स बैक टू इट्स इनिशियल पोजीशन। तो कंपास निडल जो है वो फिर से अपनी इनिशियल पोजीशन में आ जाएगा, क्योंकि जैसे हमने करंट फ्लो करना बंद कर दिया, करंट जीरो हो गया, मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो जाएगा, मैग्नेटिक फील्ड जैसे जीरो हो जाएगा तो निडल अपने इनिशियल पोजीशन में वापस आ जाएगा। अच्छा, सिंस द मैग्नेटिक निडल्स कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय द मैग्नेटिक फील्ड ओनली, तो इट इज फॉलोज फ्रॉम द अबव एक्सपेरिमेंट, जो हमने ओरेस्टर एक्सपेरिमेंट किया था उसकी बात कर रहे हैं, दैट द करंट कैरिंग कंडक्टर प्रोड्यूस अ मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। तो लास्ट में जो मैंने कंक्लूजन आपको दिया था उसी का स्टेटमेंट हमने यहां पे लिखा है कि सिंस अ मैग्नेटिक निडल कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय अ मैग्नेटिक फील्ड ओनली, कह रहे कि मैग्नेटिक निडल जो है वो केवल मैग्नेटिक फील्ड से क्या हो सकता है? डिफ्लेक्ट हो सकता है। इसीलिए अगर वो करंट के थ्रू भी डिफ्लेक्ट हो रहा है, इसका मतलब करंट क्या प्रोड्यूस कर रहा है? आपका मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। तो ये हमारे कुछ पॉइंट्स है, इसको नोट कर लेना आप। क्लियर है? सुनो, नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करते हैं आज, बायोट-सेवर्ट लॉ। बायोट-सेवर्ट लॉ क्या है? तो सबसे पहले जो हमारा हेंस ओरस्टेड थे, उन्होंने ये तो प्रेडिक्ट कर दिया था और ये भी उन्होंने कंक्लूजन्स निकाल दिया था कि जो करंट है वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है। अब बात है कि करंट कैरिंग कंडक्टर कितना मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। अगर वो अलग अलग शेप का अगर कंडक्टर है, तो किसी पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है, तो उस मैग्नेटिक फील्ड को किस तरीके से कैलकुलेट करेंगे। तो इस पे वर्क किया बायोट एंड सेवर्ट, जो अलग अलग साइंटिस्ट थे, दो साइंटिस्ट थे, फ्रेंच साइंटिस्ट थे, और उन्होंने इस पे वर्क करना स्टार्ट किया। एंड वर्क करने के बाद उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन निकाला, हम किसी करंट कैरिंग कंडक्टर को लेकर किसी पॉइंट पर हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट कर सकते हैं। तो उस पॉइंट पर जब मैग्नेटिक फील्ड वो किस किस फैक्टर पर डिपेंड करेगा वो बताया हमें बायोट-सेवर्ट्स ने। तो सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं यहां पे, लेट अस अज्यूम वी हैव अ कंडक्टर, ये हमारा कंडक्टर है ना, और अज्यूम करते हैं इस कंडक्टर में कितना करंट पास हो रहा है? आई करंट पास हो रहा है। इस कंडक्टर से थीटा एंगल पे, आर डिस्टेंस पे अज्यूम करते हैं यहां पे एक पॉइंट है P, और वी हैव टू मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। तो बायोट-सेवर्ट ने क्या कहा? बायोट-सेवर्ट ने कहा, देखो अब एक चीज मैं यहां पे पहले और एक चीज बता दूं, बायोट-सेवर्ट लॉ इज द इक्विवेलेंट ऑफ कूलम्स लॉ, है ना। जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हमने कूलम्स लॉ डिस्कस किया, कूलम्स लॉ हमने पढ़ा है ना। तो कूलम्स लॉ जैसे इलेक्ट्रोस्टैटिक में कूलम्स लॉ का इंपॉर्टेंट है, सेम एज इट इज मैग्नेटिज्म में बायोट-सेवर्ट लॉ का इंपॉर्टेंस है। दोनों इक्विवेलेंट है, दोनों में सिमिलरिटीज है, दोनों में सिमिलरिटीज है। जैसे कूलम्स लॉ आपका वैलिड है पॉइंट चार्ज के लिए। जब हम कूलम्स लॉ यूज करते हैं तो हम पहले ही बता देते हैं कि ये जो लॉ है वो पॉइंट चार्ज के लिए वैलिड है। बट जब हम बायोट-सेवर्ट्स लॉ पढ़ेंगे तो बायोट-सेवर्ट ने क्या कहा? उन्होंने ये कहा सिंपल सी, जो हमारे पास करंट कैरिंग कंडक्टर है, उन करंट कैरिंग कंडक्टर को छोटे छोटे पीसेस में, स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स में हम क्या कर सकते हैं? ब्रेक कर सकते हैं। एक छोटा सा जो एलिमेंट होगा, एक छोटा सा एलिमेंट जिसकी लेंथ कितना dl, और इसमें अगर I करंट पास हो रहा है तो IDL जो कंपोनेंट होगा इसको उन्होंने नेम दिया स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट, है ना, स्मॉल करंट एलिमेंट उन्होंने नेम दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो जो आपका
वायोट सेवर्ट लॉ है बेटा, ये वायोट सेवर्ट लॉ जो है वैलिड है किसके लिए? ये वैलिड है स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर के लिए वैलिड है। अगर हमारे पास एक छोटा सा स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर है तो उसके लिए वैलिड होगा वायोट सेवर्ट्स लॉ, ठीक है, तो ये याद रखना। तो अब यहां पे अकॉर्डिंग टू दिस वी कैन ब्रेक आउट दिस कंडक्टर इनटू अ स्मॉल पीसेस। तो एक छोटा सा पीस यहां पे हम कंसीडर करते हैं, ये हमारा एक छोटा सा पीस है जिसकी लेंथ कितना है dl, और इसमें करंट कितना पास हो रहा है I। सुनो dl एंड r के बीच में यहां पे जो एंगल है अज्यूम करते हैं दैट इज थीटा। कितना है? थीटा अज्यूम कर लेते हैं कि जो dl एंड r वेक्टर के बीच में जो एंगल है आपका वो कितना है? अज्यूम करते हैं थीटा है, मतलब थीटा एंगल पे मैग्नेटिक फील्ड वायर से r डिस्टेंस पे हमें कैलकुलेट करना है। तो अकॉर्डिंग टू वायोट सेवर्ट्स लॉ ने क्या कहा भाई? वायोट सेवर्ट्स लॉ ने कहा देखो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड है, ये मैग्नेटिक फील्ड आपका किस किस फैक्टर्स पे डिपेंड करेगा? अगर हम उसकी बात करें यहां पे किस किस फैक्टर पे डिपेंड करेगा, अगर हम उस फैक्टर्स की बात करें तो वो फैक्टर्स होंगे फर्स्ट, तो अकॉर्डिंग टू वायोट सेवर्ट लॉ, देखो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट निकल के आया? एक्सपेरिमेंट से ये रिजल्ट निकल के आया कि अगर हम इन सब चीजों को फिक्स करके करंट को वैरी करते हैं, करंट को इंक्रीज या डिक्रीज करते हैं, तो इस पॉइंट पी पर जो मैग्नेटिक फील्ड बी होगा, ये मैग्नेटिक फील्ड करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस करंट को अगर हम इंक्रीज करेंगे तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगा, अगर करंट को अगर हम बेटा हम डिक्रीज करेंगे तो पॉइंट पी पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू जो है वो डिक्रीज होगा। तो कंक्लूजन एक्सपेरिमेंट किया, एक्सपेरिमेंट से उन्होंने कंक्लूजन निकाला व्हाट? दैट इज मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोपोर्शनल टू करंट। अकॉर्डिंग टू वायोट सेवर्ट लॉ, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू करंट एलिमेंट is directly proportional to current। किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? करंट के प्रोपोर्शनल होगा। तो वी कैन राइट हियर कि B इज प्रोपोर्शनल टू I, है ना? B किसके प्रोपोर्शनल होगा भाई? I के प्रोपोर्शनल होगा। तो उन्होंने I पे स्टडी किया। अच्छा, अब उन्होंने क्या करा? उन्होंने भैया मैग्नेटिक फील्ड को कैलकुलेट किया, मैग्नेटिक फील्ड में वेरिएशन देखा, किसके रिस्पेक्ट में? उन्होंने dl के रिस्पेक्ट में देखा। तो उन्होंने कहा कि अगर हम करंट कैरिंग कंडक्टर को जो हमने स्मॉल पीसेस में ब्रेक किया, एक छोटा सा पीस जो dl है जिसको हम स्मॉल करंट एलिमेंट कहते हैं, तो इस करंट एलिमेंट dl के प्रोपोर्शनल होगा। तो वी कैन से राइट हियर द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू अ करंट एलिमेंट is directly proportional to is directly proportional to length of current element। करंट एलिमेंट की जो लेंथ है dl, इसके प्रोपोर्शनल होगा। इट मींस मैग्नेटिक फील्ड B इज प्रोपोर्शनल टू dl। B इज प्रोपोर्शनल टू dl, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बढ़िया, है ना? अच्छा, नेक्स्ट उन्होंने फिर स्टडी किया। अब उन्होंने क्या करा? अब उन्होंने सिंपल सा यहां पे जो आपका dl है, dl और करंट I को उन्होंने फिक्स कर दिया। उन्होंने कहा इन दोनों को फिक्स करके थीटा के साथ वेरिएशन देखते हैं। तो जब उन्होंने ऑब्जर्व किया, उन्होंने देखा कि इस वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे अगर यहां पे जाते हैं r डिस्टेंस पे, यहां पे, तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मैक्सिमम होता है, और इसी के पैरेलल अगर वायर में r डिस्टेंस यहां पे चले जाएंगे तो इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू मिनिमम, और ये मिनिमम वैल्यू यहां पे 0 आ रहा है।
मतलब उसी वायर के डायरेक्शन में अगर पैरेलली अगर हम किसी पॉइंट पे जाते हैं तो उस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड 0 और वायर से परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम होता है। तो उन्होंने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री फंक्शंस के अंदर साइन थीटा ऐसा है, साइन थीटा ऐसा जो 90 डिग्री पे मैक्सिमम वैल्यू देता है और 0 डिग्री पे 0 वैल्यू देता है। तो साइन थीटा का वैल्यू मैक्सिमम कब होता है? 90 डिग्री पे और 0 पे 0 डिग्री। 0 डिग्री पे वैल्यू क्या होता है? 0 मतलब मिनिमम होता है। तो इसका मतलब यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जो है, मैग्नेटिक फील्ड किसके प्रोपोर्शनल है? साइन थीटा के प्रोपोर्शनल है। तो उन्होंने ये बताया यहां पे थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट देखो, पॉइंट नंबर थर्ड, दैट इज व्हाट इज मैग्नेटिक फील्ड। मतलब आगे लिखेंगे सेम वही लैंग्वेज यहां से यहां तक लिखेंगे, है ना। फिर इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। इट मीन्स डेल्टा ले लेना यहां पे ना, इसको डेल्टा से रिप्रेजेंट, एक छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड हुआ डेल्टा। तो अब यहां पे लिखेंगे डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। क्या? डी डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा। ओके ठीक है। अच्छा, अब उन्होंने वेरिएशन देखा किसके रिस्पेक्ट में? रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, कि रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में हमारा मैग्नेटिक फील्ड कितना वेरी कर रहा है। रेजिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितना, सॉरी रेजिस्टेंस करो, रेडियस डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में, किसके रिस्पेक्ट में? डिस्टेंस के रिस्पेक्ट में मैग्नेटिक फील्ड कितना वेरी कर रहा है। तो उन्होंने देखा अगर पॉइंट पी वायर के फार पॉइंट पे है तो मैग्नेटिक फील्ड बहुत कम है, अगर पॉइंट पी वायर के नियर पॉइंट पर है, बहुत नजदीक है, तो उस केस में उन्होंने ऑब्जर्व किया कि मैग्नेटिक फील्ड का जो वैल्यू है दैट इज मैक्सिमम। तो इसका मतलब मैग्नेटिक फील्ड जो है वो डिस्टेंस पे भी डिपेंड करता है, बट डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल वो डिपेंडेंट होता है। मतलब फिफ्थ पॉइंट जो है आप जो लिखेंगे, सॉरी फोर्थ पॉइंट, क्या लिखेंगे? फोर्थ पॉइंट में लिखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ, inversely proportional to square of distance, means delta B is inversely proportional to R square. Is what? Delta B is inversely proportional to R square. तो 4 फैक्टर्स हो गए। 4 फैक्टर्स पे आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। फर्स्ट किस पे? करंट पे डिपेंड करेगा। सेकंड करंट एलिमेंट जो हमने लिया है, करंट एलिमेंट के लेंथ पे डिपेंड करेगा। सेकंड डीएल एंड आर के बीच में, डीएल और आर के बीच में जो एंगल है उस एंगल पर डिपेंड करेगा, और डिस्टेंस पे डिपेंड करेगा। तो ये 4 फैक्टर्स है जिस 4 फैक्टर्स पे आपका मैग्नेटिक फील्ड डिपेंड करेगा। इसको नोट करो आप जल्दी से, क्योंकि इसको इरेज करना पड़ेगा मुझे, ठीक ना। नोट करो। अब इन चारों लॉस को जब हम मिक्स करेंगे, इन 4 लॉस को क्या कर देंगे हम? मिक्स करेंगे। तो देखो क्या मिलेगा हमें। सो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड एंड फोर्थ, इन चारों को क्या कर देंगे? मिक्स करेंगे। इन चारों को मिक्स करेंगे तो वी गेट हियर डेल्टा बी इज प्रोपोर्शनल टू आई डी एल साइन थीटा डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर। क्या जगह? आई डी एल साइन थीटा ओवर आई आर स्क्वायर। नाउ यहां से प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा के, कांस्टेंट कंसीडर कर लेंगे के आई डी एल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, डिवाइड बाय आर स्क्वायर। बट एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया, एक्सपेरिमेंटली हमने ये ऑब्जर्व किया कि जो के का वैल्यू है वो सिस्टम यूनिट पे डिपेंड करता है, नेचर के मीडियम के नेचर पे भी डिपेंड करता है। के इज इक्वल टू, बाकी फिर एक्सपेरिमेंट जब किया गया, एक्सपेरिमेंट से जब के का वैल्यू कैलकुलेट किया गया तो के इज इक्वल टू है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और इसका वैल्यू होता है 10 टू द पावर माइनस का 7। तो k इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, दैट इज इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर। टेस्ला मीटर पर एम्पियर ये इसका यूनिट हो जाएगा। अब यहां पे जो म्यू नॉट है, म्यू नॉट इज व्हाट? म्यू नॉट दैट इज द परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, वेयर म्यू नॉट इज इक्वल टू दैट इज परमियाबिलिटी
परमियाबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस, इसको हमने नेम दिया परमियाबिलिटी। परमियाबिलिटी मतलब वो मीडियम जो है, जिस मीडियम में मैग्नेटिक फील्ड हमने जनरेट किया है, वो मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है। वो मीडियम, जिस मीडियम के अंदर हमने मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया है, वो मीडियम मैग्नेटिक फील्ड को कितना परमिट कर रहा है, कितना परमिशंस दे रहा है वहां पे जनरेट होने के लिए, उसका मेजरमेंट देता है परमियाबिलिटी। दैट इज कॉल्ड परमियाबिलिटी। तो यहां से अगर हम डेल्टा बी के इक्वेशंस बनाएंगे तो डेल्टा बी इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, डेल्टा बी इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आईडीएल साइन थीटा डिवाइड बाय आर स्क्वायर, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ करंट कैरिंग स्मॉल एलिमेंट। ठीक है, एक छोटा सा जो एलिमेंट होगा उस एलिमेंट के लिए मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बाय आर स्क्वायर। ठीक है, नोट करो इसको। थोड़ा सा इसमें और बात करते हैं, इसमें थोड़ा सा और बात कर लेते हैं। बात करेंगे इसके वेक्टर फॉर्म की। किसकी बात करेंगे? वेक्टर फॉर्म की बात करेंगे, है ना, वेक्टर फॉर्म। तो इसका अगर वेक्टर फॉर्म बनाएंगे, वेक्टर फॉर्म लिखेंगे, तो वेक्टर फॉर्म कैसे लिखेंगे? देन वी हैव हियर डेल्टा बी इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा ओवर आर स्क्वायर। क्या जाएगा? ओवर आर स्क्वायर। देखो यहां पे साइन थीटा जो एंगल है, साइन थीटा किसके बीच का एंगल है? तो साइन थीटा की अगर हम बात करेंगे तो साइन थीटा पे डीएल और आर के बीच का एंगल है। एज यू नो डीएल वेक्टर एंड आर वेक्टर के बीच का एंगल है। तो जस्ट आप यहां पे मल्टीप्लाई करेंगे किससे? आर से। ऊपर नीचे आप आर से मल्टीप्लाई कर देना, देन वी गेट हियर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल क्रॉस आर, डीएल क्रॉस आर डिवाइडेड बाय आर क्यूब। ये मैग्नेटिक फील्ड हो जाएगा वेक्टर फॉर्म में, क्योंकि कॉस थीटा सॉरी साइन थीटा किस में आता है? साइन थीटा आपका क्रॉस प्रोडक्ट में आता है। तो सिंपली यहां पे डीएल क्रॉस आर आ जाएगा, डीएल क्रॉस आर आ जाएगा। नाउ अब डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन इज व्हाट? डायरेक्शन कैसे निकालेंगे या डायरेक्शन क्या होगा? तो इसका डायरेक्शंस की अगर हम बात करेंगे तो डायरेक्शन देखो सिंपल, अगर क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालते हैं, किससे निकालते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट से अगर डायरेक्शन निकालेंगे तो सिंपल है कि एल और आर का जो प्लेन होगा उस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। जो भी आपका प्लेन होगा एल और आर का, उस एल और आर के प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड या इनवर्ड डायरेक्शन में होगा, या मतलब उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा आपका। ठीक, निकालेंगे कैसे? राइट हैंड थंब रूल से निकालेंगे। किससे निकालेंगे? राइट हैंड। अगर क्रॉस प्रोडक्ट की बात करें, क्रॉस प्रोडक्ट से अगर आप डायरेक्शन कैलकुलेट कर रहे हो तो आप राइट हैंड थंब रूल का यूज करके डायरेक्शन कैलकुलेट करोगे। बाकी अदर आगे के धीरे धीरे हम रूल्स भी पढ़ते जाएंगे, राइट हैंड थंब रूल्स, फिर आपका राइट हैंड पाम रूल्स, बहुत सारे रूल्स है, मैक्सवेल स्क्रू रूल्स पढ़ेंगे आगे। ठीक है, तो देखो dv इज इक्वल टू डायरेक्शन निकालेंगे, दैट इज द परपेंडिकुलर या नॉर्मल लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? नॉर्मल टू द प्लेन ऑफ dl क्रॉस r, dl क्रॉस r, और इट गिव्स बाय द राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। किसे? राइट हैंड थंब रूल से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल्स, लेट्स से अगर डीएल इस डायरेक्शन में है ना, आपका आर इस डायरेक्शन में है, और लेट अस अज्यूम कि यहां पे एंगल कितना है? थीटा है। देन इस केस में मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? तो राइट हैंड थंब रूल्स के अकॉर्डिंग सबसे पहले आप अपने फिंगर्स को क्या करेंगे? डीएल के डायरेक्शन में अलाइंस करेंगे, अपने फिंगर्स को आर के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे। तो जब का स्ट्रेस थंब है, स्ट्रेस थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो लेट्स से अगर डीएल आपका इस डायरेक्शन में, आर ऊपर, तो आर के डायरेक्शन में आप कर्ल करेंगे, तो मैग्नेटिक फील्ड कहां? आउटवर्ड डायरेक्शन में होगा। तो जो स्ट्रेस थंब है, स्ट्रेस थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक
फील्ड। ओके, देखो एक आध और ले लेते हैं, नोट कर लेना इसको। हाँ, लेट्स से आपका डीएल इस डायरेक्शन में, मैग्नेटिक आपका आर इस डायरेक्शन में है, एंगल इज व्हाट, थीटा। तो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल अलाइन योर फिंगर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल। डीएल के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे, फिर आर के डायरेक्शन में इसको क्या करेंगे, कर्ल करेंगे। आर के डायरेक्शन में कर्ल करेंगे तो स्ट्रेस थंब कहां इंडिकेट कर रहा है, इनवर्ड, सॉरी यहां इनवर्ड, अंदर की तरफ ये इंडिकेट कर रहा है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, इनवर्ड डायरेक्शन में। अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट से निकाल रहे हैं, सिंपल से मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स बता रहा हूं। किसके रूल्स बता रहा हूं, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, मैं आपको क्रॉस प्रोडक्ट के रूल्स बता रहा हूं। बाकी सिंपल रूल्स भी मैं आपको बताऊंगा तो कैसे निकालना है। सुनो, अगर हम डॉट यूज करते, देखो ये डॉट यूज करते हैं, ओनली क्या यूज करते हैं, डॉट। डॉट गिव्स द डायरेक्शन, ये आपको क्या देता है, ये इनवर्ड डायरेक्शन देता है। अगर कोई भी चीज इनवर्ड है ना, तो इनवर्ड के डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए हम क्या यूज करते हैं, डॉट यूज करते हैं। अगर क्रॉस यूज कर रहे हैं तो क्रॉस का मतलब होता है परपेंडिकुलर आउटवर्ड, परपेंडिकुलर आउटवर्ड, ये भी याद रखना। डॉट मींस इनवर्ड, क्रॉस मींस आउटवर्ड। नहीं सॉरी गलत, मतलब अपोजिट बता दिया मैंने आपको। डॉट जो होता है, डॉट का मतलब होता है आउटवर्ड। क्या होता है भाई, आउटवर्ड होता है, ठीक है ना। और क्रॉस का मतलब होता है इनवर्ड, बट परपेंडिकुलर होगा। हाँ, ये नोट करना। डॉट का मतलब आउटवर्ड, मतलब बाहर की तरफ, और क्रॉस का मतलब इनवर्ड। जैसे मैंने यहां पे इस तरीके से शो किया है, लेट्स से दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, हमने कहा दिस इज अ मैग्नेटिक फील्ड, इट मींस इट इज अ आउटवर्ड मैग्नेटिक फील्ड। यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड है। लेट्स अज्यूम कि अगर हमने इस तरीके से एक मैग्नेटिक फील्ड को शो करा है क्रॉस प्रोडक्ट से, है ना, इस तरीके से हमने एक मैग्नेटिक फील्ड को शो किया है, इट मींस व्हाट, इट मींस कि मैग्नेटिक फील्ड आपका क्या है, इनवर्ड डायरेक्शन में है, अंदर की तरफ जा रहा मैग्नेटिक फील्ड। क्लियर। अच्छा, अब आ जाओ नेक्स्ट रूल्स पे देखते हैं। देखो नेक्स्ट रूल्स, नेक्स्ट रूल्स क्या है, नेक्स्ट रूल्स कि अगर हमारे पास कंडक्टर है यहां पे इस तरीके से, है ना, और इस कंडक्टर में इस तरीके से करंट पास हो रहा है, तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए अगेन हम राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, राइट हैंड थंब रूल का यूज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू राइट हैंड थंब रूल्स, अगर आप इस कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करते हैं, आप इस कंडक्टर को इस तरीके से होल्ड करते हैं कि जो आपका थंब है ये इट्स इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ करंट। कंडक्टर में जो करंट का डायरेक्शन है उस डायरेक्शन को अगर आपका थंब इंडिकेट करे, अगर आप अपवर्ड करंट है तो आप इस तरीके से होल्ड करोगे, अगर डाउनवर्ड करंट है तो आप इस तरीके से होल्ड करोगे। तो आपको कंडक्टर को अपने हाथ से इस तरीके से होल्ड करना है कि थंब मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन को शो करे। देन जिस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, जिस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करेंगे, कर्लिंग का जो डायरेक्शन है दैट्स गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। लेट्स से अगर यहां पे करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा है तो इसके सराउंडिंग में जो मैग्नेटिक फील्ड बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। किस फॉर्म में बनेगा, सर्कल के फॉर्म में बनेगा। तो यह मैग्नेटिक फील्ड इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल, मैग्नेटिक फील्ड इज अ कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इस तरीके से आपके सर्कल्स बनेंगे, इस तरीके से आपके क्या बनेंगे भाई, सर्कल्स बनेंगे। बट ये सर्कल्स क्या होंगे, ये कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स होंगे। कैसे सर्कल्स होंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। एंड नाउ व्हाट इज द मैग्नेटिक डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड अलोंग दिस, इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपका रोटेट करेगा। डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज दिस, दैट इज अ मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर, अराउंड अ स्ट्रेट कंडक्टर। एक स्ट्रेट कंडक्टर है तो उसके अराउंड जो है ये मैग्नेटिक फील्ड का पैटर्न होगा। इफ लेट अस अज्यूम इफ द कंडक्टर इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इस तरीके से आपका करंट पास हो रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, देन यू विल होल्ड द कंडक्टर लाइक दिस। इस तरीके से आप कंडक्टर को क्या करोगे, होल्ड करोगे। देन मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से, यहां से इस तरीके से आपका रोटेट करेगा, ऐसे रोटेट करेगा आपका, ठीक है। तो यहां पे मैग्नेटिक फील्ड अगेन इट्स ऑल्सो कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स, किसके फॉर्म में होंगे ये,
कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे, जब कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स के फॉर्म में होंगे तो यहां पे डायरेक्शन हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का लाइक दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। सो नाउ नेक्स्ट, अब किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक, ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न हो गया ना पूरा। अगर हमें किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट करना है, लेट अस अज्यूम दिस इज अ कंडक्टर एंड वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। यहां पे देखो, यहां पे हमें मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना है। तो जस्ट इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करने के लिए वी हैव टू ड्रॉ अ टेंजेंट लाइक दिस। यहां पे टेंजेंट ड्रॉ करेंगे या सिंपल लेट्स से ये कंडक्टर में करंट अपर डायरेक्शन में है, अपने फिंगर्स को जिस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करना है उसकी तरफ आपने क्या कर लेना है, अलाइन कर लेना है। आपने मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में अपने फिंगर्स को अलाइन किया। अब अज्यूम करो, इमेजिनेशन करो कि यहां पे एक चार्ज पार्टिकल रखा है या यहां पे कोई पार्टिकल रखा है, उस पर एक फोर्स लगाओ, उस पर इस तरीके से क्या करो, इस एक फोर्स लगाओ तो पार्टिकल कहां जाएगा, वो इस तरीके से जाएगा। तो इस सरफेस की जो हमारा हैंड है, इस हैंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका मैग्नेटिक फील्ड होगा। क्या समझे इस तरीके से। लेट अस अज्यूम दिस इज अ कंडक्टर, वी हैव टू फाइंड आउट द मैग्नेटिक फील्ड एट दिस पॉइंट। इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है, तो इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करने के लिए फर्स्ट ऑफ ऑल अपने फिंगर, जो अपना थंब है उसको करंट के डायरेक्शन में अलाइन करेंगे। जिस पॉइंट पे आपको मैग्नेटिक फील्ड फाइंड करना है उस पॉइंट पे आपने क्या करना है, अपने फिंगर्स को इस तरीके से अलाइन कर देना। तो आपका जो हैंड है, राइट हैंड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में क्या होगा, आपका उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन होगा हैंड के परपेंडिकुलर। या आप इस तरीके से एक फोर्स लगाएंगे अगर पार्टिकल पे, तो पार्टिकल जिस डायरेक्शन में मूव करेगा वो टेंजेंशियल मूव करेगा, वो इस तरीके से टेंजेंट मूव करेगा। अगर यहां पे पार्टिकल है तो पार्टिकल इस डायरेक्शन में मूव करेगा। तो ये टेंजेंट का जो डायरेक्शन है दैट गिव्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट अ पर्टिकुलर पॉइंट। किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर अगर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करें, उस पर्टिकुलर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये शो करता है। ठीक है, तो आई होप इज दैट क्लियर। राइट हैंड थंब रूल्स की हेल्प से आप किसी कंडक्टर के क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड पैटर्न ड्रॉ कर सकते हैं एंड किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे आप मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज द सिमिलरिटीज बिटवीन वायो-सेवर्ट्स लॉ एंड कूलम्स लॉ। डिटेल से और शॉर्टली इसको समझ लेते हैं कि दोनों में क्या सिमिलरिटीज है। सिमिलरिटीज क्या है, सबसे पहले वो बात करते हैं। देखो, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ स्मॉल करंट कैरिंग कंडक्टर दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई dl sin थीटा बाय आर स्क्वायर। बायो-सेवर्ट लॉ हमने लिख दिया। कूलम्स लॉ के अकॉर्डिंग टू चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है, फोर्स F इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर बाय क्या जाएगा, ये आर स्क्वायर हो जाएगा। तो सिंपली देखो अब सिमिलरिटीज क्या है। फर्स्ट देखो, जो यहां पे dv है ये आपका आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। यहां पे जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है ये भी आर स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो फर्स्ट दैट इज बोथ द फील्ड डिपेंड्स इनवर्सली ऑन द स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम द सोर्स टू पॉइंट ऑफ द ऑब्जर्वेशन। जो भी सोर्स पॉइंट है, चार्ज है तो चार्ज का, अगर कंडक्टर है तो कंडक्टर से जो भी डिस्टेंस होगा उस पॉइंट का, उस पॉइंट के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। दैट इज द फर्स्ट सिमिलरिटीज। सेकंड, बोथ आर द लॉन्ग रेंज्ड फोर्स। दोनों ही क्या है, लॉन्ग रेंज फील्ड है। लॉन्ग रेंज मतलब बहुत लॉन्गर डिस्टेंस तक ये वर्क करता है, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं लॉन्ग रेंज फील्ड बोला जाता है। क्या बोला जाता है, लॉन्ग रेंज फील्ड बोला जाता है। क्लियर। नेक्स्ट आता है यहां पे थर्ड पॉइंट, द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस इज एप्लीकेबल टू द बोथ फील्ड। जो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस है, मतलब नेट मैग्नेटिक फील्ड निकालना हो या नेट फोर्स निकालना हो या नेट फील्ड कैलकुलेट करना हो, तो उस केस में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस वर्क करता है। प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस के अकॉर्डिंग कि किसी मल्टीपल चार्जेस का या मल्टीपल करंट कैरिंग कंडक्टर का जो फील्ड होगा दैट इज द वेक्टर सम ऑफ द फील्ड। जितने भी फील्ड उस पॉइंट पर एग्जिस्ट करेंगे उन सारे फील्ड का वेक्टर सम लिया जाएगा, तो उसको हम प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस बोलते हैं। तो यहां पे दोनों फील्ड में, मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों में आपका प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशंस वर्क करेगा। ठीक है, क्लियर है। तो दिस इज बिकॉज द मैग्नेटिक फील्ड इज लीनियरली रिलेटेड टू द सोर्स एंड नेमली द करंट एलिमेंट आइडियल। ये आइडियल है। एंड इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज रिलेटेड
लीनियरली टू इट्स सोर्स नेमली एज अ इलेक्ट्रिक चार्ज या पॉइंट चार्ज। यहां पे हम बात करेंगे किसकी, पॉइंट चार्ज की, है ना। तो आपका जो बायो-सेवर्ट लॉ जब हम यूज करते हैं तब हम क्या यूज करते हैं, करंट एलिमेंट, एक छोटा सा करंट एलिमेंट लेते हैं, और जब हम कूलम्स लॉ डिस्कस करते हैं तब हम क्या डिस्कस करते हैं, किसके बारे में डिस्कस करते हैं, पॉइंट चार्ज के बारे में डिस्कस करते हैं। ये दोनों में एक सिमिलरिटीज है। अच्छा, पॉइंट ऑफ डिफरेंस क्या है, पॉइंट ऑफ डिफरेंस देखो, पॉइंट ऑफ डिफरेंस है द मैग्नेटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ वेक्टर सोर्स करंट एलिमेंट आइडियल। ठीक, तो यहां पे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करे वो कौन जनरेट करे, आइडियल। एंड आइडियल इज व्हाट, दैट इज द वेक्टर। ये क्या हमारा एक वेक्टर है, ये इसका एक पर्टिकुलर डायरेक्शन है। तो ये वेक्टर सोर्स के थ्रू जनरेट हो रहा है, किससे जनरेट हो रहा है, वेक्टर सोर्स के थ्रू जनरेट हो रहा है। बट इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज प्रोड्यूस्ड बाय अ स्केलर सोर्स, दैट इज द इलेक्ट्रिक चार्ज dq। तो जो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है वो किससे जनरेट हो रहा है, वो चार्ज से जनरेट हो रहा है। एंड चार्ज इज व्हाट, दैट इज अ स्केलर, दैट इज व्हाट, दैट इज अ स्केलर, स्केलर सोर्स से वो जनरेट हो रहा है। तो ये फर्स्ट डिफरेंस है। सेकंड डिफरेंस, द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड इज अलोंग द डिस्प्लेसमेंट वेक्टर joining the source and the field point। लेट्स से यहां पे आपका चार्ज है प्लस क्यू, है ना, यहां पे इस पॉइंट पे आप फील्ड निकाल रहे हो, तो इस पॉइंट पी पर जो फील्ड होगा वो इस दोनों को अगर एक लाइन के थ्रू ज्वाइन करेंगे तो इसी लाइन के अलोंग वर्क करेगा, इसी के अलोंग वर्क करेगा। बट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन containing the displacement vector r and the current element ideal। मैंने पहले ही आपको बताया है, अभी जब डायरेक्शंस की हम बात कर रहे थे तो डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आपका r वेक्टर और आइडियल वेक्टर के बीच में, देखो i वेक्टर सॉरी आइडियल इस डायरेक्शन में और आपका r इस डायरेक्शन में, तो इसका जो प्लेन है ये आपका बोर्ड का प्लेन हो जाएगा। तो इस प्लेन के नॉर्मली आउटवर्ड या नॉर्मली इनवर्ड होगा, ठीक है। यहां पे जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड आपका किसके, जो भी आपने लाइन से ज्वाइनिंग किया है उस लाइन ज्वाइनिंग के अलोंग वर्क करेगा। बट जो आपका मैग्नेटिक फील्ड है, जो आपका आर और आई डीएल का जो प्लेन है उस प्लेन के नॉर्मली वर्क करेगा, मतलब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में वर्क करेगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ डिफरेंस है, कुछ डिफरेंस पॉइंट, मतलब आपका कूलम्स लॉ एंड बायो-सेवर्ट लॉ के बीच का कुछ डिफरेंस है। तो नेक्स्ट आता है हमारा यहां पे रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। तो क्या डिफरेंस है इसमें, यहां पे मतलब रिलेशन क्या है, तो रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड सी। तो सिंपल, एज यू नो वी नो दैट, we know that, क्या जानते हैं हम, c is equal to 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड, that is the speed of light। अच्छा, next, as you know mu naught is what, that is 4 pi into 10 to the power minus का 7 टेस्ला मीटर पर एम्पियर, क्या टेस्ला मीटर पर एम्पियर, ओके। एंड एप्सिलॉन नॉट एज यू नो कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर 9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ये तो होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू ये होता है और 4 पाई का वैल्यू ये होता है, ठीक है, ओके गुड। सुनो, अगर यहां से मैं कैलकुलेट करूं 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू, तो ये कितना आएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 हो जाएगा, 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9, ओके, नो इश्यू। म्यू नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7, ठीक है।
ओके तो यहां से एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू कैलकुलेट कर लेना। एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू क्या जाएगा, एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू 4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9, ये हो जाएगा एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू। दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, म्यू नॉट एंड एप्सिलॉन नॉट का आपस में मल्टीप्लाई करो। देखो मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो जब म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट की मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा आपका 1/4 पाई इंटू 9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू म्यू नॉट का वैल्यू यहां से रिप्लेस कर दो, कितना आएगा, ये आएगा 4 पाई इंटू 10 टू द पावर माइनस का 7। देखो 4 पाई से 4 पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 10 टू द पावर माइनस 7 को नीचे ले आना, तो ये आएगा 1/9 इंटू 10 टू द पावर 9 इंटू 10 टू द पावर कितना जाएगा 7, 9 प्लस 7 को ऐड कर देना तो कितना आएगा आपका, तो 9 इंटू 10 टू द पावर 16 आप इसको लिख सकते हैं 1/3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं हम इसको, 3 इंटू 10 टू द पावर 8 का स्क्वायर। 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इज व्हाट, दैट इज सी, स्पीड ऑफ लाइट। जब आप यूनिट को भी सॉल्व करेंगे तो मीटर पर सेकंड में ही आएगा आंसर आपका। यहाँ पे जब आप पूरा सॉल्व करोगे यूनिट को भी तो ये भी आपका मीटर पर सेकंड में आएगा, नीचे यहाँ पे आएगा मीटर पर सेकंड। तो अब इसको क्या लिखेंगे, अब इसको सिंपल सा यहाँ पे आप लिख दोगे सी, क्या लिखोगे सी, तो म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू व्हाट, 1/c का स्क्वायर। तो यहाँ से अगर c कैलकुलेट करोगे तो c इज इक्वल टू 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। देखो आप यहाँ पे लिखोगे c का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, है ना। इसका रेसिप्रोकल कर दोगे तो c स्क्वायर इज इक्वल टू क्या, 1/म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, तो c इज इक्वल टू क्या, 1/रूट ऑफ म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट, दैट इज द रिलेशन बिटवीन म्यू नॉट एप्सिलॉन नॉट एंड c। बहुत इजी और सिंपल सा डेरिवेशन है ये। लाइट में हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में इसमें और डिटेल्स स्टडी करेंगे, बस आप इतना यहाँ पे अभी याद रखो। अब द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ लॉन्ग स्ट्रेट current carrying conductor, that is the first application of Biot-Savart's law, फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ। डायग्राम में बनाता हूं, ठीक है। देखो फर्स्ट एप्लीकेशन ऑफ बायो-सेवर्ट्स लॉ इज दैट, लेट अस अज्यूम वी हैव अ स्ट्रेट कंडक्टर, फाइनाइट लेंथ कंडक्टर है, दैट इज अ फाइनाइट लेंथ कंडक्टर, है ना। एक फाइनाइट लेंथ है, 1 मीटर का है, 2 मीटर का है, 10 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का है, इनफाइनाइट लेंथ का नहीं है, फाइनाइट लेंथ का है, ओके ठीक है। तो अज्यूम करते हैं इस कंडक्टर से r डिस्टेंस पे, यहां से r डिस्टेंस पे अज्यूम करते हैं यहां पे एक पॉइंट है P, एंड ये जो हमारा करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर में अज्यूम करते हैं कितना करंट पास हो रहा है, इसमें I करंट पास हो रहा है, चलो छोड़ो इसको, इतना ही रहने दो। अज्यूम करते हैं इसमें कितना करंट पास हो रहा है, I करंट पास हो रहा है, ठीक है ओके। सो वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू दिस फाइनाइट लेंथ करंट कैरिंग कंडक्टर, कोई दिक्कत नहीं, ओके। नाउ इसको नेमिंग दे देते हैं x एंड y। अब x एंड को P से मीट कर देते हैं और y एंड को भी किससे मीट कर देते हैं, P से मीट कर देते हैं। अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस कंसीडर ये जो एंगल यहां पे फॉर्म हुआ है इस डायरेक्शन में, दैट इज φ1, और ये जो एंगल यहां पे बना है अज्यूम करते हैं दैट इज φ2, कितना φ2, ठीक है। तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जो एंगल हमने मेजर किया दैट इज φ1, अपवर्ड डायरेक्शन में जो हमने एंगल मेजर किया अज्यूम करते हैं कितना, ये भाई हमारा φ2 है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। अब अकॉर्डिंग टू बायो-सेवर्ट लॉ, क्योंकि बायो-सेवर्ट लॉ को हमें यूज करना है, तो जब बायो-सेवर्ट लॉ को यूज करेंगे तो जो हमारा ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, इस करंट कैरिंग कंडक्टर को स्मॉल पीसेस में ब्रेक करना पड़ेगा और एक छोटा सा करंट एलिमेंट हमें यहां पे कंसीडर करना पड़ेगा। तो अज्यूम कर लेते हैं, लेट अस अज्यूम वी हैव अ करंट कैरिंग स्मॉल, अज्यूम करते हैं वी हैव अ स्मॉल
करंट एलिमेंट अज्यूम कर लेते हैं। ये हमारा एक छोटा सा करंट एलिमेंट है, ठीक है। इसके लेंथ अज्यूम कर लो कितना है, dl है, और इसके और जहां से हमने पॉइंट कंसीडर किया है, इस पॉइंट से इसके जो डिस्टेंस है कितना है, ये l है। मान लेते हैं कि O से इसको नेम दे देता हूं मैं। ये जो करंट एलिमेंट है इसको मैंने नेम दे देना है, इसको नेम दे दो A। क्या नेम दे देते हैं, A। तो O से A तक का जो डिस्टेंस है अज्यूम करते कितना है, ये L है, और O से R डिस्टेंस पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस पे पॉइंट P है। ये जो डिस्टेंस हमने कंसीडर किया दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पे एंगल जो है आपका 90 डिग्री होगा। तो जब भी आप डिस्टेंस कंसीडर करेंगे पहली बात तो एंगल आपका कितना होना चाहिए, 90 डिग्री होना चाहिए। जब आप एंगल मेजर करेंगे, जब यहां पे पॉइंट P पे इनके एंड से एंगल मेजर करेंगे तो एक क्लॉकवाइज तो दूसरा एंटी क्लॉकवाइज एंगल मेजर करेंगे, ठीक है। ये 2 पॉइंट्स इसमें याद रखना, इसमें 2 पॉइंट्स आप याद रखना। अब नाउ लेट अस अज्यूम यहां से इस पॉइंट को पॉइंट P से मीट कर देते हैं, मतलब A को पॉइंट P से मीट कर देते हैं, और यहां पे जो एंगल बनेगा इस एंगल को हम अज्यूम करते हैं यहां पे दैट इज थीटा। कितना, थीटा हम मान लेते हैं। ये एंगल हो गया हमारा थीटा, ये डिस्टेंस हो गया हमारा r। A से P तक का डिस्टेंस हम अज्यूम कर लेते हैं कितना है, ये x है। तो यहां पे लेट अस कंसीडर लेट OP इज इक्वल टू r, AP इज इक्वल टू x, AP इज इक्वल टू x। एंड नाउ करंट हम कंसीडर कर लेते हैं, इसमें कितना है, I करंट है, और O से A तक का जो डिस्टेंस है OA इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज L। O से A तक का जो डिस्टेंस है वो कितना है, हम मान लेते हैं L है, ठीक। तो मैग्नेटिक फील्ड देखो, मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट जो हमारा एक स्मॉल करंट एलिमेंट है dl, करंट एलिमेंट IDL, इसको कंसीडर कर लो IDL। तो इस IDL के लिए पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा, पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा, तो यहां पे यह जगह dV कंसीडर करेंगे, इसको dV, छोटा सा मैग्नेटिक फील्ड होगा तो उसको कंसीडर करते हैं dV इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा डिवाइडेड बाय रुक जाओ 1 मिनट, अरे यार ये थीटा है, यहां पे एंगल कंसीडर करो, अल्फा कंसीडर कर लो, यहां पे क्या कंसीडर कर लो, यहां पे एंगल अल्फा कंसीडर कर लो। तो साइन अल्फा डिवाइडेड बाय देखो इस करंट एलिमेंट से P का जो डिस्टेंस है वो कितना है, x है, तो डिवाइड बाय x स्क्वायर हो जाएगा। तो dV इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई IDL साइन थीटा अपॉन साइन थीटा के जब हम यहाँ पे जो एंगल कंसीडर कर रहे हैं हमने, ये कितना कंसीडर करा, हमने अल्फा एंगल कंसीडर किया, ठीक है ना। तो यहाँ पे अल्फा हो जाएगा, तो यहाँ पे साइन अल्फा यूज करेंगे, साइन अल्फा अपॉन एक्स स्क्वायर। क्यों, क्योंकि देखो यहाँ पे एंगल जो है वो IDL और किसके बीच में है, x के बीच में है, मतलब डिस्टेंस के बीच में है, तो ये एंगल अल्फा हो जाएगा। ओके, नाउ अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें, ये जो dV हमने निकाला है, अगर इस dV को ऑब्जर्व करें तो यहाँ पे कौन कौन से टर्म्स वेरिएबल हैं, क्योंकि पूरे कंडक्टर के लिए निकालना है हमें इस इक्वेशन को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। इंटीग्रेट करने के लिए हमारे पास 1 वेरिएबल इक्वेशंस होनी चाहिए, बट अगर हम इसको ऑब्जर्व करेंगे तो इसमें ये 1 वेरिएबल इक्वेशंस नहीं है, इसमें बहुत टर्म्स ऐसे हैं जो वेरिएबल्स है। जैसे आपका x वेरिएबल है, आपका अल्फा वेरिएबल है। अल्फा कैसे वेरिएबल होगा भाई, यहाँ पे dl लिया, आप यहाँ पे dl ले लोगे तो एंगल चेंज हो जाएगा। अब dl को यहाँ पे कंसीडर करोगे तो अल्फा चेंज हो जाएगा, अब यहाँ पे dl को कंसीडर करोगे तो अल्फा भी चेंज होगा, x भी चेंज हो जाएगा। तो जब आप dl के लोकेशन को चेंज करोगे तो आपका एंगल भी चेंज होगा और x भी चेंज होगा। और सेकंड थिंग, dl भी अपने आप में वेरिएबल है, क्योंकि उसके लेंथ को हम छोटा बड़ा कर सकते हैं, लेंथ को इंक्रीज भी कर सकते हैं, डिक्रीज भी कर सकते हैं। तो 3 फैक्टर्स इसमें हो गए, dl, अल्फा और x जो है, जो कि हमारा वेरिएबल टर्म्स है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, इसको हमें 1 वेरिएबल इक्वेशन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो किस तरीके से कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले यहां पे हमें देखो फिक्स्ड क्या है, फिक्स्ड आपका φ1 φ2 है, ये एंगल फिक्स्ड होगा, ठीक है। और क्या फिक्स क्वांटिटी है, यहाँ पे r जो है वो हमारा फिक्स्ड है,
आर फिक्स्ड है। तो इसके टर्म्स में हमें इक्वेशंस को ड्राइव करना पड़ेगा आर φ1 और φ2 के टर्म्स में। कैसे करेंगे? तो इसमें सबसे पहले हम कंसीडर करते हैं ट्राइंगल इन ट्राइंगल, देखो एओपी में सबसे पहले आप यहां पे देखो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज 90। थीटा प्लस अल्फा क्या जाएगा आपका 90 डिग्री हो जाएगा। तो यहां से अगर आप अल्फा निकालेंगे तो अल्फा इज इक्वल टू क्या जाएगा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा। तो अब यहां पे वैल्यूज रख देना साइन अल्फा की जगह। तो साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, साइन अल्फा इज इक्वल टू आपका साइन 90 माइनस थीटा, तो ये आपका जाएगा कॉस थीटा। तो साइन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा आ जाएगा, पहली बात। ठीक है, आ जाओ। तो अब यहां पे नेक्स्ट कैलकुलेट करो, क्या कैलकुलेट करोगे, कॉस थीटा का वैल्यू कैलकुलेट करो। तो आपका कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या, कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बेस यहां पे थीटा बना तो ये आपका बेस हो जाएगा आर, तो आर डिवाइड बाय हाइपोटेनियस, हाइपोटेनियस आपका क्या जाएगा एक्स, तो यहां पे आपका एक्स आ जाएगा। तो एक्स इज इक्वल टू क्या जाएगा आपका, एक्स इज इक्वल टू जाएगा आर बाय कॉस थीटा। तो सिंपली वी कैन राइट हियर आर सेक थीटा। क्या लिख सकते हैं, एक्स इज इक्वल टू आर सेक थीटा हमने लिख दिया। ठीक है, ओके, थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं, सारे वेरिएबल्स को थीटा में कन्वर्ट कर लेते हैं। अच्छा, अब यहां पे टेन थीटा यूज करना, क्या यूज करोगे आप, टेन थीटा। तो टेन थीटा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज अ परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर आपका एल, तो एल बाय बेस, बेस क्या हो जाएगा आपका आर, तो एल बाय आर हो जाएगा। तो यहां से एल इज इक्वल टू आप कंसीडर करेंगे, एल इज इक्वल टू तो आर टेन थीटा, एल इज इक्वल टू आर टेन थीटा, और इसको डिफरेंशिएट कर दो, इसको क्या कर दो, डिफरेंशिएट कर दो। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एल या थीटा, किसी के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करोगे, देन वी गेट हियर डी एल बाय डी थीटा इज इक्वल टू डी एल बाय डी थीटा इज इक्वल टू आर, तो कांस्टेंट है एज इट इज रहेगा। एंड टेन थीटा का डिफरेंशिएशन क्या होता है, टेन थीटा का डिफरेंशिएशन आपका होता है सेक स्क्वायर थीटा। क्या होता है ये आपका सेक स्क्वायर थीटा। सो नाउ यहां से अगर हम डीएल कैलकुलेट करेंगे बेटा, डीएल इज इक्वल टू आपका जाएगा आर सेक स्क्वायर थीटा इनटू डी थीटा। तो आर सेक स्क्वायर थीटा इनटू क्या जाएगा आपका डी थीटा हो जाएगा। ये डीएल का वैल्यू आ गया यहां से, ये डीएल यहां से आपका एक्स का वैल्यू आ गया, इस वाले इक्वेशन में रिप्लेस कर दो, यहां पे आप रिप्लेस करो। देखो इसको मिटा देते, इसको नोट कर लेना। हाँ, तो आपका dv इज इक्वल टू यहां पे आ जाएगा db इज इक्वल टू व्हाट, db इज इक्वल टू यह जाएगा म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई। तो एज इट इज रहेगा, dl का वैल्यू यहां से रख देना r, ये आपका सेक स्क्वायर थीटा, r सेक स्क्वायर थीटा इंटू डी थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है ना, dl का वैल्यू रिप्लेस कर दिया साइन अल्फा, साइन अल्फा इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज कॉस थीटा। ये कॉस थीटा जब कॉस थीटा हम रख देंगे यहां पे, कॉस थीटा डिवाइडेड बाय देखो एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू यहां पे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। तो आप यहां पे कंसीडर क्या करोगे, यहां पे कंसीडर करोगे आर स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आई डीएल का वैल्यू रिप्लेस कर दिया, साइन अल्फा के वैल्यू रिप्लेस कर दिया, एक्स का वैल्यू रिप्लेस कर दिया हमने। यहां पे कैंसिल क्या हो रहा है, सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा कैंसिल, एक आर से एक आर आपका कैंसिल हो जाएगा। देन क्या बचेगा, इसको मैं इरेज कर देता हूं, नोट कर लेना इसको। हाँ, ठीक है, चलो देखो। तो अगर हम यहां पे dv कैलकुलेट करें तो dv इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, देखो i cos थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय r। तो इतना मैग्नेटिक फील्ड ओनली इस करंट एलिमेंट, एक छोटा सा जो हमने करंट एलिमेंट यहां पे कंसीडर किया था, इस छोटे से करंट एलिमेंट का मैग्नेटिक फील्ड है पॉइंट P पर। नाउ वी हैव टू कैलकुलेट द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू एंटायर वायर। पूरे इस एंटायर वायर के लिए पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करेंगे। तो नेट मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P ड्यू टू होल वायर या होल कंडक्टर, है ना। जितना पूरा कंडक्टर है, इस पूरे कंडक्टर के लिए पॉइंट P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए जस्ट यहां पे जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को आपको क्या करना पड़ेगा, इंटीग्रेट करना पड़ेगा। जैसे उसको आप इंटीग्रेशन करेंगे तो B इज इक्वल टू जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ म्यू नॉट
अपॉन 4 पाई आई कॉस थीटा डी थीटा डिवाइडेड बाय आर हो जाएगा। अब यहां पे आपका लिमिट इंट्रोड्यूस करेंगे। ये जो थीटा है, ये जो थीटा यहां पे, इस थीटा का लिमिट होगा, क्योंकि थीटा वेरिएबल है, तो थीटा का लिमिट यहां पे हमें इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, अगर हम डीएल को यहां पे कंसीडर करेंगे, इस एंड पे बाई एंड पे कंसीडर करेंगे, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा आपका -φ1 के इक्वल हो जाएगा, क्योंकि डाउनवर्ड डायरेक्शन में एंगल मेजर करेंगे, डाउन जब मेजर करेंगे एंगल तो नेगेटिव। अच्छा, अब जब इस डीएल को अगर हम इस एंड पे यहां पे कंसीडर करते हैं, यहां पे कंसीडर करेंगे, तो थीटा किसके इक्वल हो जाएगा? थीटा आपका φ2 के इक्वल हो जाएगा, प्लस में कंसीडर करेंगे क्योंकि ये एंगल एक्सिस के ऊपर मेजर किया गया है। तो लिमिट यहां पे थीटा का क्या जाएगा? -φ1 से लेके -φ2 तक हम इसको इंटीग्रेट करेंगे, तो यहां पे लिख देंगे -φ1 और यहां पे लिख देंगे φ2। क्लियर? ओके, बस 2 मिनट, डेरिवेशन फिनिश। अब इसकी कोई जरूरत नहीं है, मिटा दिया मैंने। अब देखो यहां पे जस्ट μ0/4 पाई कांस्टेंट है, इसको ले लिया बाहर, μ0/4 पाई आ गया हमारा, बाहर आ जाएगा। ठीक है, आई कांस्टेंट है, आई भी बाहर, आर भी बाहर, तो -φ1 से लेके φ2 क्या बचा हमारा? cos थीटा डी थीटा, cos थीटा डी थीटा। ओके, ठीक है। अच्छा, cos थीटा का इंटीग्रेशन करोगे, cos थीटा का इंटीग्रेशन इज व्हाट? sin थीटा। तो μ0/4 पाई आई अपॉन आर इंटीग्रेशन तो कर दोगे, इसका साइन आ जाएगा, तो ये आपका साइन थीटा और लिमिट φ2 से -φ1। इंटीग्रेशन होगा, कॉस का इंटीग्रेशन साइन होता है। अब जस्ट आपको यहां पे क्या करना है? लिमिट सब्स्टिट्यूट करना है। लिमिट सब्स्टिट्यूट कर देना, तो ये μ0/4 पाई आई ओवर आर, तो ये आपका जो साइन φ2 माइनस साइन φ1 बट माइनस में है, तो यहां पे माइनस साइन φ1। अच्छा, आपने फॉर्मूला पढ़ा ट्रिग्नोमेट्री में, साइन -x इज इक्वल टू माइनस का साइन x होता है। ये फॉर्मूला पढ़ा ना, माइनस का साइन x, तो यही हमने यहां पे यूज करेंगे। तो ये माइनस से जब बाहर, तो माइनस और माइनस का जब मल्टीप्लाई कर देंगे, तो b इज इक्वल टू आपका आ जाएगा μ0/4 पाई आई ओवर आर, तो यहां पे आपका साइन φ2 प्लस साइन क्या हो जाएगा? आपका φ1 हो जाएगा। तो डेट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ फाइनाइट लॉन्ग स्ट्रेट कंडक्टर। अगर हमारे पास एक फाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, फाइनाइट साइज का है, तो उस केस में मैग्नेटिक फील्ड का ये फॉर्मूला हो जाएगा μ0/4 पाई आई ओवर आर साइन φ2 प्लस साइन φ1। क्लियर? अच्छा, अगर इनफाइनाइट लॉन्ग का है, कंडीशंस यहां पे अज्यूम करो कि अगर हमारे पास क्या इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, तो इनफाइनाइट लॉन्ग अगर कंडक्टर है, देन उस केस में एंगल जो आपका φ1 φ2 होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा? इफ कंडक्टर इज इनफाइनाइट लॉन्ग अगर इनफाइनाइट लॉन्ग है, देखो ये हमारा इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर है, हमने पॉइंट यहां पे कंसीडर किया, तो यहां पे जो एंगल बनेगा, यहां पे ये जो एंगल बनेगा φ1 एंड φ2, ये अप्रोक्सीमेट किसके? ये अप्रोक्सीमेटली 90 के इक्वल हो जाएगा। किसके इक्वल हो जाएगा? ये अप्रोक्सीमेट, मतलब यहां पे φ1 इज इक्वल टू φ2 इज इक्वल टू 90। एग्जैक्ट 90 नहीं होगा, बट ये हो सकता है 89.9 आए, ये 89.99 आए, क्योंकि इनफाइनाइट बहुत दूर हो जाएगा। तो उस केस में यहां पे एंगल जो है आपका अप्रॉक्स 90 के इक्वल हो जाए। अप्रॉक्स कंसीडर करते हैं, क्या कंसीडर करते हैं भाई? अप्रॉक्स कंसीडर करते हैं। तो अप्रॉक्स यहां पे 90 कंसीडर करेंगे, तो कंडक्टर इज इनफाइनाइटली लॉन्ग, देन φ1 is equal to φ2 is approximately what? That is 90 डिग्री। तो यहाँ पे आप 90 वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो b इज इक्वल टू जो μ0/4 पाई आई ओवर आर, तो यहाँ पे आपका साइन 90 प्लस साइन 90, साइन 91 1 प्लस 1 कितना जाएगा? आपका 2 हो जाएगा। तो b इज इक्वल टू आपका जो μ0/4 पाई आई ओवर आर इंटू
2 से इसको डिवाइड करेंगे 2, तो b इज इक्वल टू आपका इक्वेशन आ जाएगा म्यू नॉट I ओवर 2 पाई r, दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू अ इनफाइनाइट लॉन्ग कंडक्टर। अगर इनफाइनाइट लॉन्ग का कंडक्टर है तो उस केस में आपका मैग्नेटिक फील्ड इतना हो जाएगा। अच्छा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपली राइट हैंड थंब रूल का यूज आप करेंगे, इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। तो इसको नोट करो। बाकी जो पार्ट है एप्लीकेशन से वाइसिबल लॉ का, वो नेक्स्ट पार्ट में हम डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को जरूर दबाना। फिर मिलते हैं ऐसी एक इंटरेस्टिंग एंड वंडरफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।